नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो हैं ईसाइयों की घिनौनी साजिश, दूसरा है 3 तलाक का आरोपी अली अशरफ, तीसरी है फर्जी आईपीएस और चौथा बीवी को बुर्का पहनाकर ड्रग तस्करी कराने वाला अशरफ। सबसे पहले बताते हैं ईसाई धर्मांतरण के बारे में। झारखंड के लोहरदगा में एक ही परिवार के 13 सदस्यों ने ईसाई धर्म त्याग कर सरना धर्म में घर वापसी कर ली। इन सभी ने पादरियों को खुद को गुमराह करने और अंधविश्वास सिखाने का आरोप लगाया। साल 2012 में ईसाई मत अपनाने को इस परिवार ने अपनी बड़ी भूल बताते हुए सरना धर्म को ही बेहतर कहा। इन सभी की घर वापसी विधि विधान से हुई। दरअसल ये मामला लोहरदगा जिले के सिन्हा प्रखंड क्षेत्र में आने वाली मुर्की तोड़ार पंचायत का है। यहाँ के तोड़ार मैना टोली में राजेश खलको अपने परिवार के साथ रहता है। राजेश का कहना है कि उनके घर वाले अक्सर बीमार रहा करते थे। इस बीमारी के चलते उनका परिवार समाज से अलग थलग हो रहा था क्योंकि अन्य घरों के लोग उनके परिवार से दूरी बना रहे थे। राजेश का कहना है कि वो बीमारी से बचने के लिए झाड़ फूंक का सहारा लिया करते थे। वहीं साल 2012 के ही दौरान उन्हें ईसाई समुदाय के कुछ लोग मिले। उन लोगों ने राजेश के परिवार की बीमारी का इलाज पादरियों के पास बताया। राजेश उनकी बातों में आ गया और अपने घर वालों को ठीक करने की मिन्नत की। कुछ समय बाद राजेश के घर पर पादरी बुलाए गए। उन सभी ने धीरे धीरे राजेश को बहका दिया और बाद में राजेश ने पूरे परिवार के साथ ईसाई मत कबूल लिया। पादरियों का दावा था कि ऐसा करने से उसकी तमाम तकलीफों का अंत हो जाएगा। वहीं राजेश का कहना है कि उसने पादरियों के बताए गए तमाम क्रियाकलाप किए, लेकिन उसकी मुसीबतें जस की तस बनी रही। कुछ समय बाद ही राजेश को लगने लगा कि उन्हें गुमराह किया गया है। उन्हें अपना मूल धर्म सरना ही बेहतर लगने लगा और उन्होंने पढ़ा बेल के आगे अपनी घर वापसी की इच्छा जताई। राजेश और उनके घर वालों के इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। सरना समाज के पढ़ा बेल दीपेश्वर भगत के मुताबिक गांव में ही पाहन पुजार करके राजेश के परिवार के 13 सदस्यों को वापस सरना धर्म में शामिल किया गया। इस दौरान राजेश और उनके परिवार वालों ने संकल्प लिया कि भविष्य में वो दोबारा किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे और अपने मूल धर्म को ही सर्वोत्तम मानेंगे। आपको बता दें, हमारे देश में ईसाइयों और जिहादियों का धर्मांतरण का घिनौना खेल चालू है। ये लोग सीधे साधे लोगों को अपने मकर जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवा देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताते हैं 3 तलाक के बारे में। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से 3 तलाक और उसके बाद महिला के साथ ज्यादती का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला अर्शी फातिमा ने आरोप लगाया है कि उसके शौहर अली अशरफ कादरी ने पहले उसे 3 तलाक दे दिया और अब समझौते के नाम पर अपने पिता के साथ उसे हलाला करने का दबाव बना रहा है। महिला का आरोप है कि उसका शौहर शातिर किस्म का है और उससे उसकी जान को खतरा है। उल्लेखनीय है कि महिला ने इसी मामले को लेकर अगस्त 2022 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन मामले में आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे दुखी महिला अपनी फरियाद लेकर डीएम संजय कुमार के कार्यालय पहुंच गई। वहां अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार डीएम कार्यालय से निकलकर बाहर जा रहे थे। महिला उनके गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने महिला का शिकायत पत्र मजिस्ट्रेट को दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट वापस कार्यालय गए और महिला की शिकायत सुनी। इसके बाद डीएम संजय कुमार ने भी महिला से मुलाकात की और उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। महिला अपनी शिकायत में कहती है, थाना मऊद रवाजा पुलिस से अगस्त 2022 में शिकायत की थी और आरोपियों के खिलाफ अपराध संख्या 373, 222, धारा 323, 504, 506, धारा 4 मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ
कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने कहा कि उसका आरोपी शौहर अली अशरफ कादरी शातिर किस्म का है। 3 तलाक देने का विरोध करने पर उसने पिटाई की और तमंचा दिखाकर धमकाया कि अगर कानूनी कार्रवाई की तो मेरी लाश का भी पता नहीं लगेगा। महिला ने बताया, उसने मेरे पिता का भी एक्सीडेंट करवा दिया था और वो मुझे वापस अपनाने के लिए अपने पिता के साथ हलाला करने का दबाव दे रहा था। वो किसी भी समय मेरे और मेरे परिजनों की हत्या करवा सकता है। पीड़िता ने कहा, बुजुर्ग और पिता समान होने के बाद भी मेरे शौहर के अब्बा मेरे साथ हलाला करने को बेताब थे। मेरी सास ये सब सुन रही थी, लेकिन वो खामोश होकर इस हरकत को समर्थन दे रही थी। मेरे शौहर के घर में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी हरकतें बेहद गंदी हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। आप देख सकते हैं पीड़िता का पति किस किस्म का घटिया इंसान है कि वो अपनी पत्नी को अपने पिता के साथ हलाला करने को मजबूर कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं फर्जी आईपीएस के बारे में। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो आईपीएस भर्ती पुलिस सेवा अधिकारी बनकर लोगों पर रोब झाड़ रही थी। महिला का नाम जोया खान है, जो मेरठ की रहने वाली है। गुरुग्राम पुलिस जोया को लेकर उनके मेरठ के घर पहुंची, जहां जोया के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को वर्दी और बैज के साथ लाल और नीली बत्तियां बरामद हुई है। जोया को 5 साल पहले भी फर्जी आईएफएस भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बनकर लोगों को प्रभाव में लेने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को जोया खान के फ्लैट से फर्जी आई कार्ड्स भी मिले हैं। मेरठ में जोया का फ्लैट सदर बाजार के वेस्ट एंड रोड पर तिवारी कैंपस में है। जोया को गुरुग्राम में गिरफ्तार किया गया। वहां की एसटीएफ को जोया की हरकतों की खबर मिली थी। आईपीएस बनकर जोया न सिर्फ लोगों के साथ अधिकारियों पर रौब झाड़ रही थी, बल्कि इसी नाम पर वो कई वीआईपी सुविधाएं भी ले रही थी। बताया जा रहा है कि जोया की बातचीत का अंदाज ऐसा था कि अच्छे अच्छे अधिकारी भी उन्हें सैल्यूट करते थे। वो अक्सर लग्जरी गाड़ियों से चला करती थी। फर्जी आईपीएस बनकर जोया ने नोएडा, सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद जैसे शहरों में वीआईपी प्रशासनिक सुविधाएं हासिल की हैं। साल 2019 तक तो उनके साथ पुलिस का गनर और सुरक्षा एस्कॉर्ट भी देखा जाता था। 28 मार्च 2019 को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। इस रैली में भी जोया खान को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ देखा गया था। वो आवाज बदलने में भी माहिर बताई जा रही है। अब आईपीएस वैभव कृष्ण नोएडा के एसएसपी थे। तब किसी बात पर जोया खान उन पर भी भड़क गई थी। वैभव कृष्ण को जोया की हरकत पर उनके पुलिस अधिकारी होने का शक हुआ था। उसी के बाद पुलिस ने जोया खान की जांच शुरू कर दी थी। यही जांच करते हुए नोएडा पुलिस जोया के फ्लैट तक भी पहुंच गई थी। जांच के दौरान ही ये जानकारी हुई थी कि जोया खान ग्रेजुएट है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जोया ने पीसीएस का एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें उसे असफलता हाथ लगी। फिलहाल पुलिस जोया और उसके घर से बरामद चीजों को लेकर वापस गुरुग्राम लौट चुकी है। गुरुग्राम पुलिस अभी भी जोया के अन्य फर्जीवाड़ों की जांच कर रही है। अब जोया की अच्छे से क्लास लगने वाली है। अब बात बुरके की आड़ में ड्रग्स का रैकेट चलाने वालों की। उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने एक ड्रग तस्कर और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया। आरोपी ड्रग तस्कर अशरफ ने अपनी बीवी साबदा को ड्रग तस्करी के धंधे में ये सोच कर लाया था कि बुरके में लोग और पुलिस उस पर शक नहीं करेंगे। पुलिस ने दोनों के पास से 51 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की। देहरादून पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से 2 लोग ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। सूचना देने वाले ने पुलिस को यह भी बताया था कि ड्रग्स लिए हुए व्यक्ति के साथ महिला भी है। सूचना के आधार पर देहरादून पुलिस नाकेबंदी कर जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक सेंट्रो कार की जांच की। इस कार में ही अशरफ और उसकी बीवी साबदा बैठे हुए थे। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद जब उनकी तलाशी की तो उनके पास से 510 ग्राम ड्रग्स बरामद की। इस ड्रग्स की कीमत 51 लाख रुपए आकी गई। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हैं। पुलिस पूछताछ में अशरफ ने बताया कि वो पेंटर का काम करता था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ही उसकी पहचान एक ड्रग तस्कर से हुई थी।
अधिक पैसा कमाने की लालच में आकर उसने ड्रग तस्करी शुरू कर दी। वो बरेली में कम कीमत पर ड्रग्स खरीदता था। इसके बाद अलग अलग स्थानों में रहने वाले पेडलर्स को ऊंची कीमत में बेच देता था। गिरफ्तार आरोपी अशरफ के खिलाफ देहरादून के साहसपुर और प्रेम नगर में तस्करी के मामले पहले से दर्ज किए हुए हैं। वो पहले भी जेल जा चुका है। हालांकि इसके बाद भी उसने ये काम नहीं छोड़ा था। आरोपी अशरफ ने पुलिस को बताया कि वो तस्करी में अपनी बीवी को साथ रखता था, लेकिन इससे पहले वो बीवी के साथ कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। इसलिए उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि महिला के साथ होने के कारण पुलिस को उस पर शक नहीं होगा और वो बच जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अशरफ और उसकी बीवी साबदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने अन्य ड्रग तस्करों और पेडलर्स को ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। अब इन लोगों पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।